स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, देखिए फिजिक्स में हम लोग गति की समीकरण पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, उसमें हमने आप लोगों को 3 डेरिवेशन तीनों इक्वेशन के करवा दिए थे और हमने आप लोगों को बताया था कि जो इक्वेशंस होती हैं गति की समीकरण, ठीक है, वो 3 होती है। हम फिर से इसको जो है बता रहे हैं, 3 इक्वेशन होते हैं और वो जो इक्वेशन होती है वो सरल रेखा में अर्थात ऋजुरेखी गति की समीकरण होती हैं। ठीक, पहले हमने बताए थे कि v इक्वल होता है u प्लस ए टी, दूसरा जो होता है वो होता है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी थी वो हमने बताई थी वो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो आज देखिए, आज है गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन गति क्या हो सकता है? गुरुत्व के अधीन गतियों को हम किस प्रकार कह सकते हैं? तो हमने थोड़ा सा लिख लिया है कि यह एक ऐसी गति है जिसमें वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन रहकर गति करती है। इस गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई या एक ऐसी गति होगी जो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन। देखिए पृथ्वी में क्या है कि पृथ्वी में एक गुरुत्व निहित है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो पृथ्वी है अपनी ओर जो है सारी वस्तुओं को अट्रैक्ट करती है अर्थात आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इतनी चीज़ केवल चेंज होता है कि जो इस प्रकार की गतियाँ होती है उसमें जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन, वो जो होगा उसके g के इक्वल हो जाता है। ठीक है, किसके इक्वल? त्वरण जो होगा वो g के बराबर हो जाता है। और 3 इक्वेशन लिखी गई यहाँ पर, 3 समीकरण हमने लिख दिए हैं। देखिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन 2 होती हैं इसमें। कंडीशन ये होती है कि अगर मान लीजिए हमने कोई वस्तु जो है हाथ में लिए, मान लीजिए गेंद लिए, तो गेंद को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो नीचे से जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसकी भी एक सरल रेखा गति होगी, सीधी जाएगी और सीधी वापस आएगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें किस प्रकार से गति की समीकरण में परिवर्तन हो सकता है उसको देखते हैं। देखिए पहली चीज़ ये है कि पहला पॉइंट है कि नीचे से ऊपर की ओर गति, नीचे से ऊपर की ओर गति किसकी? किसी भी वस्तु की। ठीक, तो ये गति क्या होगा? इसमें 2 चेंज होते हैं। सबसे पहली चेंज ये होगा कि जो गति की समीकरण जो s दिया था, s, उसकी जगह हम मान लेते हैं वो h के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरा उसकी टोटल हाइट के बराबर होती है। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु फेंकी जाएगी और इसके ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये जो होगा वो h के बराबर होगा। ठीक, दूसरी चीज़ है कि ये गुरुत्वीय त्वरण जो होगी वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो माइनस g के बराबर, अर्थात जो a होगा वो माइनस g के इक्वल होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पहली चीज़ ये है कि जो s होगा वो h के इक्वल होगा, दूसरी चीज़ a जो होगा वो माइनस g के इक्वल होगा। अब देखिए, अब गति की समीकरणों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, इसमें यहाँ पर क्या था, v इक्वल यू प्लस ए टी, वी और u एस सेम रहेंगे। तो अगर पहली इक्वेशन देखते हैं तो v इक्वल हो जाएगी u, और यहाँ पर a की जगह क्या रखना है? a की जगह रखना है माइनस g, तो ये हो गया u प्लस माइनस जी और t। ठीक है, तो इक्वेशन निकल के आएगा v इक्वल यू माइनस का जी टी। ठीक, ये पहली समीकरण होगी। दूसरी समीकरण को जो हम कहेंगे, लिखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी होकर, तो s की जगह क्या रखना है? h, तो h बराबर क्या हो जाएगा? यू टी और प्लस हाफ, और यहाँ पर रखेंगे माइनस जी और ये टी स्क्वायर, तो दूसरी इक्वेशन जो निकलेगी यू टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हम इसकी तीसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? तीसरी इक्वेशन हमको मालूम है, हमने उधर लिखी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल यू स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 2a की जगह माइनस जी और s की जगह हो जाएगा h। ठीक, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 2gh। ठीक, तो इसकी पहली इक्वेशन ये निकली, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक, कंडीशन क्या थी कि अगर कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में, ठीक है, ऊपर की ओर गति जो होगी वो किस प्रकार इक्वेशन निकल सकती है ये। ठीक, दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ऊपर से
ऊपर से नीचे की दिशा में, ठीक, ऊपर से नीचे की दिशा में गति, नीचे की दिशा में गति, ठीक। इसमें किस प्रकार से समीकरण हो सकती है? देखिए इसमें कंडीशन ये रहेगी, जो s होगा वो तो h के बराबर। इधर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई वस्तु है और नीचे की तरफ आएगी, ठीक, तो इसमें प्लस g रहेगा और ये h के बराबर हो जाएगी, ठीक। जो दूरी होगी वो h के बराबर और जो त्वरण होगा वो प्लस g के बराबर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि s बराबर h रहेगा और a जो होगा वो प्लस g के बराबर, ठीक। तो कैसे रखेंगे? पहली समीकरण यहाँ से आप लोग जान चुके हैं, v ऐसे रहेगा, u ऐसे रहेगा, प्लस एक ही जगह g रखना है, तो ये प्लस में है तो gt। दूसरी इक्वेशन जब लेंगे तो s की जगह हो जाएगा h बराबर ut ऐसे रहेगा, प्लस का हाफ ये हो गया gt², ठीक। तीसरी इक्वेशन जब लिखेंगे, तीसरी इक्वेशन लिखने के लिए v² बराबर u² प्लस 2, यहाँ पर g हो जाएगा, यहाँ पर h। तो ये 3 इक्वेशन निकली, ठीक है। दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या है कि जब नीचे से ऊपर की दिशा में, ठीक है, ऊपर की दिशा में लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर गति कुछ भी लिखें, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर s और h, s जो होगा h में, a जो होगा माइनस g में बदल जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार जो इक्वेशन हमने पहले निकाली थी उसमें रख देंगे और आपकी जो है इक्वेशन निकल आएगी। दूसरी चीज़, ऊपर से अगर नीचे की ओर, ऊपर कोई वस्तु है, इसको नीचे की ओर जो फेंकते हैं तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन आएगा। अर्थात क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो इसलिए ये प्लस जी होगा, ठीक। तो नीचे की तरफ होगा तो ये इक्वेशन निकल आएंगी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब देखिए इसमें अगली चीज़ देखते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर मंदन होती है, ठीक, मंदन में हम किस प्रकार से इसको जो है लिख सकते हैं। देखिए अब दूसरी चीज़ है कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि वाहनों अथवा वस्तुओं की अवरोधन गति। अवरोधन गति अवरोधन माने होता है कि रुकावट, ठीक है, कि अगर कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, कोई वस्तु क्या है, एक नियत वेग से चल रही है और उसमें क्या होता है कि उसमें एकदम से ब्रेक लगा दी जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक लगा दी गई, तो गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। उसमें क्या होगा, उस समय हम जो है इसको किस प्रकार से, इसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अवरोधन गति में ये होता है कि जो आपका जो वेग होगा, ठीक है, कौन सा वेग, जो अंतिम वेग होगा, ठीक है, अंतिम वेग वो जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य। क्योंकि देखिए प्रारंभिक वेग से चल रही थी, ठीक, प्रारंभिक वेग से कोई भी वस्तु थी या वाहन था वो चल रहा था, लेकिन वो अपने अंतिम पोजीशन पर, अंतिम स्थिति पर वो जाके रुक गया, ठीक। और जब अंतिम पोजीशन पर अपने जाकर रुक गया तो उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और ये मान लेते हैं कि ये जितना डिस्टेंस उसने तय की वो d के बराबर हो गई। किसके बराबर, d के बराबर, ठीक। तो हम ये केवल ये बताना है इसमें कि हम इसकी समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो समीकरण को लिखने का तरीका होगा कि v, u और d तीनों किसी में आएंगे, जो इक्वेशन ऑफ थर्ड होती है, अर्थात जो v² बराबर u² प्लस 2as होगा, ठीक। देखिए उसमें वेग होगा, प्रारंभिक होगा, अंतिम होगा, त्वरित होगी किसी भी त्वरण से, और उसमें क्या होगी, दूरी होगी। तो देखिए उसका अंतिम वेग हमेशा क्या हो जाता है, 0, ठीक। जब कोई एक वस्तु एक समान त्वरण से चल रही हो और उसमें एकदम से उसके रुकावट आ जाए, अर्थात ब्रेक लगा दी जाए, तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। u ऐसे रहेगा और प्लस का 2a और इसकी जगह रख देते हैं d, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए कि नहीं, इसकी जगह रख देते हैं d, समझ गए। अब देखिए यहाँ से अगर हमको कह दी जाए कि इसकी डिस्टेंस की वैल्यू निकालिए, तो डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए जो ये वाला है ये इधर ले आते हैं, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस का 2ad = u², और जब डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का u² अपॉन में 2a, ठीक है। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर वाहनों अथवा वस्तुओं की अवरोधन गति अगर निकालनी है तो उसकी दूरी कितनी तय करेगी, u² माइनस का u² अपॉन 2 के बराबर तय करेगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई एक समान त्वरण से कोई एक वस्तु चल रही है, ठीक है,
और उसमें क्या होगा कि यदि वह अपने प्रारंभिक वेग को शून्य रखते हुए चलती है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। यदि जो है कोई वस्तु रुकी हुई है अपने इनिशियल पोजीशन पर, तो और उसको जो है किसी भी वेग से फेंकना है या कहीं भी उसको, मान लीजिए कि इसमें ये कह सकते हैं प्रारंभिक वेग जिस वस्तु में शून्य होगा, ठीक है, और मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जो है फेंकी जाती है एक समान गुरुत्व त्वरण जी से, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है कंडीशन, ठीक है, ये बताया जा रहा है। फिलहाल ये तो मालूम होता है कि उसमें क्या होगा कि उसमें u = 0 हो जाता है, ठीक। मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ जो है कोई वस्तु आ रही है, तो यहाँ पर कोई वस्तु होगी वो रुकी हुई होगी, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु अगर है वो रुकी हुई है और उसके तत्पश्चात ये एक वेग से जब फेंकी जाती है, तो जिस पोजीशन पर वह रखी होती है वस्तु, वहाँ पर क्या होगा उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वह रुकी हुई है, ठीक। और जिस वेग से नीचे की तरफ आएगी, ठीक, जहाँ तक पहुँचेगी वो उसका v हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। और जिस त्वरण से आएगी, मतलब अर्थात पृथ्वी पर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक, तो वो गुरुत्व त्वरण के अधीन आएगा, तो वो g हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने इक्वेशन निकाली थी, जैसे पहली इक्वेशन होती है v = u + at होती है, ठीक, और g गुरुत्व त्वरण g है इसका प्लस g, ठीक। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, हाँ 0 हो गया, और यहाँ पर जो त्वरण होगा वो g के बराबर हो जाएगा, तो अर्थात v = क्या हो जाएगा gt के बराबर। इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन, ये पहली हो गई, अगर दूसरी इक्वेशन निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, दूसरी इक्वेशन में ये होता है कि s = ut + ½ at², ठीक है, तो इसमें भी ये 0 हो जाएगा, तो s = क्या हो जाएगा यहाँ पर ½ और g_t², क्योंकि a की जगह g रखेंगे, ठीक। ये कब कंडीशन बता रहे हैं, जब कोई भी वस्तु जो है अपने प्रारंभिक स्थान पर ऊपर, ठीक है, ऊपर रखी हुई है, और इसमें क्या होगा जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब जब नीचे की तरफ आएगी तो उसकी ये कंडीशन। तीसरी इक्वेशन जो होती है v² = u² + 2as, इसमें भी u 0 हो जाएगा, तो तीसरी निकलेगी v² बराबर u 0 हो गया 2 और g और h हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में जो होगा, इसके जो चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे गति की समीकरण आधारित, उसका एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए।